गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्री ZK मेंदपरा माध्यमिक शाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज कक्षा 9 की हिंदी में हम अभ्यास करने वाले हैं व्याकरण का। आज व्याकरण में हम कौन सा टॉपिक का अभ्यास करेंगे? तो आज हम इस लेक्चर में उपसर्ग, प्रत्यय और कहावतें, इन 3 बातों का अभ्यास करेंगे, जहाँ पर हम लोग इन के बारे में जो भी चर्चा है, जो भी उदाहरण है, जो भी व्याख्या है और जो इसके लायक जो समझूती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं उपसर्ग से। हम उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके बाद प्रत्यय भी किसे कहते हैं, कहाँ लगते हैं, कैसे होते हैं और इसका प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपने 8वीं कक्षा में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई की हुई है, वहाँ पर आपको कई सारे उदाहरण भी दिए गए हुए थे, यानी कि इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, किंतु केवल आपको यहाँ पर याद दिलाना है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो चलिए आज हम दोहराते हैं, इसे फिर से याद कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या था, जो हम शायद भूल गए हो या फिर हमें याद होकर भी कौन से उपसर्ग है और कौन से प्रत्यय है उसका पता न चले। इसके लिए आज हम फिर से 9वीं कक्षा में पहली बार इसके बारे में अभ्यास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, हमने इसके बारे में जान लिया, फिर भी देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्द से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी कि उपसर्ग है वह शब्द के पूर्व में जुड़ता है, अर्थ में परिवर्तन लाता है, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। इस व्याख्या को विस्तृत से समझे तो उपसर्ग है वह शब्द से पूर्व लगते हैं, शब्द के पूर्व उपसर्ग को जुड़े जाते हैं। उपसर्ग से सार्थक शब्द को अर्थ में परिवर्तन आता है। जो भी सार्थक शब्द है, इसमें हम उपसर्ग लगाते हैं तो उनका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आ जाता है। शब्द में तो परिवर्तन आएगा ही, उपसर्ग लगने के कारण शब्द है वह बढ़ जाएगा, किंतु उनका जो अर्थ है वो भी बढ़ जाएगा। इसी कारण अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। फिर यह जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से यह उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण भी कर देते हैं। अर्थ में तो परिवर्तन लाते हैं, कभी कभी नए शब्द भी बन जाते हैं इनके कारण, तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। शब्द का निर्माण भी करता है और शब्द में परिवर्तन भी लाता है, और जो शब्द के पूर्व लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में चलिए दोस्तों देखते हैं कई उदाहरण। तो यहाँ पर हमें दिए गए शब्द है गुण, योग और देश। इन 3 शब्दों के साथ लेकर हम कई उपसर्ग लगा सकते हैं और कई शब्द भी बना सकते हैं। देखिए तो गुण शब्द से हम बनाते हैं निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण। वैसे ही योग शब्द से बना सकते हैं शब्द संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग आदि। और देश शब्द से हम बना सकते हैं विदेश, उपदेश, अनुदेश और स्वदेश। तो यहाँ पर हमने देखा कि गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जुड़कर नए शब्द बन गए हैं। गुण शब्द है, उनके पहले हमने देखा कि नि, स, औ और दुर जैसे प्रत्यय जुड़ गए, जैसे जो उपसर्ग है वह जुड़ गए।
और इसके कारण इसके अर्थ में भी बदलाव आ गया। हमने पहले ही देखा कि अर्थ में बदलाव आता है, तो यहाँ पर अर्थ में भी बदलाव आ गया। तो आइए देखते हैं शब्दांश और कौन से नए शब्द बने। कि दुर और दुस शब्द लगने से गुण शब्द का बना दुर्गुण और सगुण। प्र और वियुक्त जो शब्द है वह जुड़ने पर योग शब्द का बना प्रयोग और वियोग। फिर स्व और उप शब्द से हमने देखा कि देश शब्दों को यह दोनों शब्द लगाने से स्वदेश और उपदेश जैसे शब्द बने, यानी कि हमारे शब्दांश जो है वह बढ़ते गए और नया शब्द भी हमें मिला। जैसे कि शब्दांश है निर और उसमें गुण शब्द जोड़ दिया तो नया शब्द हमें मिला निर्गुण। अवशब्दांश को गुण शब्द जोड़ने से अवगुण शब्द मिला। समशब्दांश से संयोग शब्द मिला। उपशब्दांश से उपयोग शब्द मिला। विश शब्दांश से हमें विदेश शब्द मिला और वैसे ही अनु शब्दांश से हमें अनुदेश शब्द मिला। तो इस प्रकार दुस, निर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जुड़ा जा सकता है। इनका केवल शब्द यानी कि स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। दुस, स इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो शब्द के पूर्व उसे जुड़े जाते हैं तो उनका अर्थ है वह हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए जो शब्द के प्रारंभ में उसे जोड़ दिए जाते हैं जिनका स्वतंत्र कोई मूल्य होता नहीं है, ऐसे उपसर्ग कई सारे हैं। देखें तो अ, अन, क, कु, नि, पर, स, अध, दु, बिन, बर और चौ आदि उपसर्ग है जिनके अर्थ हम देखें और उदाहरण भी देखें तो अ यानी कभी नहीं, निषेध यानी कि मना करने के बारे में अ उपसर्ग लगाया जाता है, जैसे कि अज्ञान, अगम, अमर, अछूत और अचूक। ऐसे ही अनुपसर्ग है जिनका अर्थ होता है नहीं, अभाव और निषेध। उदाहरण देखें तो अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल आदि। क उपसर्ग से अर्थ होता है बुरा या बुरी। उदाहरण है कपूत, यानी कि जो पुत्र बुरा है वह उसे कपूत कहते हैं। और उपसर्ग है कु जिसका भी अर्थ वही होता है। क और कु दोनों का अर्थ है वह एक ही होता है। इसके अलावा उपसर्ग नि जिनका अर्थ है अभाव और नहीं, निकम्मा, निडर आदि। पर उपसर्ग का अर्थ है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता आदि उदाहरण इनके हैं। इनके अलावा उपसर्ग है स का अर्थ है सहित और अच्छा, सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम आदि इनके उदाहरण है। उपसर्ग है अध जिनका अर्थ है आधा, अधपका, अधमरा, ये उनके उदाहरण है। उपसर्ग है दु जिनका अर्थ बुरा और दो गुना भी हो सकता है, जैसे कि दुखद, दुबला, दुगुना आदि। और उपसर्ग है बिन जिनका अर्थ बिना और निषेध भी हो सकता है, बिन बात, बिन ब्याह आदि इनके उदाहरण है। उपसर्ग है भर जिनका अर्थ होता है पूरा और ठीक, उनका उदाहरण है भरपेट, भरमार, भरपूर आदि। और आखिरी उपसर्ग है चौ जिनका अर्थ होता है चार, चार की जो संख्या है वे, जिनका उदाहरण है चौहारा, चौमासा, चौकोरा, चौपाई। तो इस प्रकार दोस्तों
अ अन क कु नि पर स अध दु बिन बर चौ आदि उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगते हैं और जिनके कारण शब्द का अर्थ है वह बदल जाता है। तो अब देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग हमने देख लिया, उपसर्ग के उदाहरण भी हमने देख लिए। तो अब देखते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि उपसर्ग जैसे आगे लगते थे वैसे यह प्रत्यय है जो पीछे लगते हैं। कोई भी शब्द है उनके पीछे यह प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय जोड़ने से नए शब्द का निर्माण भी होता है। प्रत्यय जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन भी आ सकता है। तो इस प्रकार यह है हमारे प्रत्यय। और प्रत्यय का भी हम कई उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लड़, चाचा और दया जैसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम आई, आका, ई, एरा, आलू, वान जैसे जो प्रत्यय है जो शब्द के पीछे लगाते हैं जिनके कारण हमें शब्द मिलते हैं। लड़ाई, लड़ाका, चाची, चचेरा, दयालु और दयावान। तो उपयुक्त उदाहरण में लड़, चाचा और दया शब्द में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए। जैसे कि लड़ प्लस आई और शब्द बना लड़ाई। चाचा प्लस ई शब्द बना चाची। दया प्लस आलू शब्द बना दयालु। तो लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू आदि शब्दांश प्रत्यय है जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, जिनके कारण अर्थ में भी परिवर्तन आ चुका है और शब्द जो है इनकी संख्या भी बढ़ गई है। फिर ऐसे प्रत्यय है जिन्हें हम देखें तो कितने सारे प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। इनमें से यहाँ पर दिए गए कुछ देखें तो ता, चल शब्द के पीछे ता प्रत्यय लगाने से हमें नया शब्द मिलता है चलता। वैसे ही या प्रत्यय, तो खा शब्द को या प्रत्यय लगाने से खाया शब्द मिलता है हमें नया शब्द। वैसे ही कर शब्द से सुनकर, आई प्रत्यय से पढ़ाई, औना प्रत्यय से खिलौना, वाला प्रत्यय से गाड़ी वाला, आप प्रत्यय से भूखा, इयत प्रत्यय से इंसानियत, इया प्रत्यय से खटिया, शाली प्रत्यय से बलशाली, आलू प्रत्यय से झगड़ालू, आइन प्रत्यय से बबुआइन, नी प्रत्यय से शेरनी और आरी प्रत्यय से भिखारी जैसे शब्द हम बना सकते हैं। याद रखना दोस्तों, जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो यह था हमारा प्रत्यय और उपसर्ग, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। यहाँ पर दिए गए जो सारे शब्द हैं वह आपको अपनी व्याकरण बुक में लिखने हैं। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं कहावतें। यहाँ पर हम कहावत के बारे में देखेंगे, कहावत का अर्थ, कहावत की उपयोगिता और कहावत का महत्व। हमारी पाठ्य पुस्तक में भी कहावत दिए गए हैं जिन्हें हम देखेंगे, इनमें से ही पढ़ाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी कहावतें। कहावत किसे कहते हैं, इनका अर्थ देखें तो कहावत लोक से संबंधित है। लोक माने संसार, संसार में रहते हुए सारे लोग, और इन्हीं से संबंधित यह कहावतें हैं। इसीलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। देखिए दोस्तों, कहावत का दूसरा नाम है लोकोक्ति। लोकों द्वारा की गई हुई उक्ति यानी बोले गए शब्द। लोकोक्ति शब्द
दो शब्दों के मेल से बने हैं, लोक प्लस उक्ति। लोक माने जो लोग है वह, और उक्ति यानी उन्हीं के द्वारा बुलाया गया शब्द, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रचलित कथन, जिसे हम लोकोक्ति कहते हैं और इसे ही हम कहावत कहते हैं। ऐसे कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो वह लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। जो व्यापक लोक के अनुभव पर आधारित है वैसे ही कहावत नहीं बनी जाती। कहावतें भी व्यापक यानी बहुत सारा जो अनुभव है इसके आधारित ही कही जाती है, इसके आधारित ही कहावतें बनी जाती है। इसी के कारण इसे हम लोकोक्ति भी कहते हैं, लोक द्वारा प्रचलित उक्ति या कथन। यह है कहावतें। कहावत की उपयोगिता क्या होती है, वह हमें क्या देते हैं। तो लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। मानव के जो सारे अनुभव है, पीढ़ी से इन्हें प्राप्त जो भी अनुभव है, इनकी जो अभिव्यक्ति है वे कहावतों के माध्यम से दी जा सकती है। वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। यह कहावतें हमें कैसे प्राप्त हुई है, तो हमारे पूर्वजों द्वारा। पूर्वजों के हम उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उनके जो ज्ञान है इनके हम अधिकारी हैं और वह अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। और वैसे ही हम उनकी वर्तमान पीढ़ी के जो उत्तराधिकारी है इसके रूप में हमें कहावतें प्राप्त हुई है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। जैसे कि गागर में मानो सागर भरा हुआ हो, पूरा समुद्र इस गागर में आ चुका हो, इस बिंदु में एक पानी की जो बूंद है उसमें पूरा समुद्र बसा हुआ हो। इस प्रकार अद्भुत गुण, ऐसे ही अद्भुत गुण इस कहावत में होते हैं। कहावत छोटे से शब्दों में होती है लेकिन उनका अर्थ बड़ा ही गहरा होता है। जैसे गागर में सागर, यानी कि गागर में जो जल भरा हुआ है वह तो पर्याप्त है, कम है, लेकिन फिर भी वह हमें सागर समान लगता है, सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखें तो कहावतें जो कम शब्दों में की हुई है लेकिन इनका अर्थ है वह बड़ा ही गहरा होता है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। हमारी भाषा का जो सौंदर्य है वह स्पष्ट रूप से हम किसी और के सामने रख सकते हैं। हमारी भाषा स्पष्ट हो जाती है एवं प्रभावशाली भी लगती है कि वाह, ये बोलने वाला अति ज्ञानी है, इनके पास कई सारी कहावतें का भंडार है, इनकी जो शब्द सृष्टि है वह ज़्यादा है, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार कहावत की भी उपयोगिता है जिन्हें हमें उपयोग करना चाहिए और हमारी बातचीत में हमें उन्हें लाना चाहिए। कहावतें, इनका संबंध, कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वह उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। यानी कि कोई ऐसी घटना होती है जो पहले घट चुकी है, ऐसा संबंध यहाँ पर लग जाता है कि वहाँ घटी हुई, इस हाल में घटी हुई घटना पहले भी हो चुकी है और उनका उदाहरण देते हुए हम यहाँ पर कहावत कहते हैं, उनकी पुष्टि करते हैं कि यह घटना जनित है, उन घटना को हम दोहराते हैं। तब हम जो कहावत है इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में
सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत ऐसे ही नहीं बनती है। मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव होता है और प्रभाव डालने पर वह समर्थ हो जाए, तभी वह विशेष अनुभव और सामान्य जनजीवन की जो बात है, जो प्रभाव है, वह हमारी ओर पड़ता है और उसी अनुभव के कथन को हम कहावत कहते हैं। तो इस प्रकार यह थी कहावत की उपयोगिता, उनकी महत्ता और इनका अर्थ। दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए कई सारी कहावतें हैं जिन्हें आपको अपनी व्याकरण बुक में लिखनी है। कहावतें लिखनी है, उनके अर्थ लिखने हैं और इनका प्रयोग भी लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे आप? देखिए, पहली कहावत है कि अंत भले का भला, जिनका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। जिनका शब्द प्रयोग हम करते हैं कि शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंची पद पर पहुंच गया, इसीलिए कहा गया है अंत भले का भला। तो इस प्रकार दोस्तों, हम कहावत, इनका अर्थ और इनका प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी व्याकरण बुक में ये सारी दी गई हुई कहावतें लिखनी है। कौन सी कहावतें हैं, चलिए ये भी मैं बता देती हूँ आपको। पहली कहावत है अंत भले का भला। दूसरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आगे है अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसके आगे है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारी कहावतें ऐसी हैं दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, जिनका अर्थ आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनका अर्थ लिखना है। मार के पीछे भूत भागे, आँख का अंधा नाम नयन सुख, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, एक पंथ दो काज, कंगाली में आटा गिला, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, घर की मुर्गी दाल बराबर, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, डूबते को तिनके का सहारा, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मन चंगा तो कठरोत में गंगा, होनहार बेरवान के होत चिकने पात, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो यह सारे दिए गए आपके कहावतें हैं जिनका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी लिखना है। दोस्तों, यह था आज का हमारा लेक्चर, जिनमें हमने उपसर्ग, प्रत्यय और कहावत के बारे में जाना। आपको अपनी व्याकरण बुक में यह सारी बातें लिखनी है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, वहाँ पर हम कई और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।